बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? JST जूनियर साइंस टीचर BPS 14 जॉब्स प्रिपरेशन। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। याद रखें, ये जो बायोलॉजी है इसमें आपके 12 MCQs आएंगे टेस्ट में। कितने आएंगे? 12 MCQs। चैप्टर्स भी सिलेबस में दिए हुए हैं। उन्हीं चैप्टर्स में से आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? एंजाइम्स। क्या नाम है चैप्टर का? एंजाइम्स। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 9th बायोलॉजी में। इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एंजाइम के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दूँ तो बेसिकली एंजाइम्स हमारे पास ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। एंजाइम क्या करता है? हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, उनको क्या करता है? स्पीड अप करता है, उनको तेज़ कर देता है। यही बेसिकली एंजाइम का काम होता है। कैसे होता है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और उसके अलावा दो मॉडल्स हैं हमारे पास। एक है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम, दूसरा हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इनको पढ़ेंगे और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर उनको पढ़ेंगे। वेरी इजी, लाइक अ पीस ऑफ केक। कोई टेंशन वगैरह नहीं है, आराम से पढ़ते हैं सुकून से। अच्छा जी, अच्छा ये इमेज तस्वीर दी हुई है बुक में, इसको देखें। ये है आपका एंजाइम। ये क्या है? आपका एंजाइम है, ठीक है। अब ये क्या है? सबस्ट्रेट है। एंजाइम के साथ जो रिएक्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। देखें यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है? एंजाइम। एंजाइम के ऊपर क्या आ गया? सबस्ट्रेट आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये किस में तब्दील हो जाएगा? ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कि ये क्या बन गया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। देखें, ये एंजाइम वैसे का वैसा और ये प्रोडक्ट्स क्या हो गए? अलग हो गए। ये ऐसे ही वो काम करता है, ठीक है, क्योंकि बायो कैटलिस्ट है एंजाइम हमारे पास। एंजाइम सिर्फ रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप करता है। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एंजाइम के चैप्टर को। यहाँ पर बेसिकली देखें, हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे हज़ारों केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और इस फेनामेना, इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं और इस अमल को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब याद रखें, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, ये हमेशा कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की होती हैं। या तो वो कंस्ट्रक्टिव होती है या तो वो क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये दोनों अपोजिट हैं, आप समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव में कुछ चीज़ बनती है, डिस्ट्रक्टिव में चीज़ें टूटती हैं, ठीक है। देखें, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है? जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बनते हैं, ठीक है। हमारे कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन में लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और वो हमारे सेल या बॉडी की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शंस। मतलब ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस हैं इसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है जी। और इस मेटाबॉलिज्म के टाइप को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म बोलते हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि डिस्ट्रक्टिव जो रिएक्शन होते हैं जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, फिर उनसे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी रीयूटिलाइज होती है फॉर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं? दो होते हैं। एक होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, दूसरा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ये मैंने आपको समझा दिया, इसको आप जहन में रख दें।
इस सारे पैराग्राफ में ये बात लिखी गई है कि बेसिकली हमें एंजाइम की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो देखें उनको कुछ फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। कैसे देखें, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। सो ये जो हमारे पास टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस हैं ये सूट नहीं करती कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो। सो ज़ाहिर सी बात है केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए, तेज़ करने के लिए हमें किसी न किसी फैसिलिटेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारा टेम्परेचर जो अंदर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर है वो भी सेम रहे, उस पर कोई फ़र्क ना पड़े और रिएक्शन भी तेज़ हो। सो हमें चाहिए फैसिलिटेटर्स। सो वो जो फैसिलिटेटर है वो कौन होते हैं, वो एंजाइम होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो फैसिलिटेटर्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये परफॉर्म करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को लो एनर्जी पर, ठीक है। किस पर, लो एनर्जी पर। और याद रखें हर केमिकल रिएक्शन को जो है ना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसकी इनिशिएट करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए। सो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि किसी भी रिएक्शन को चाहिए स्टार्ट होने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सो MCQs यहाँ से बन गया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या किसे बोलते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अगर याद रखें कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना हाई होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी सो वो रिएक्शन उतना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है सो रिएक्शन वो जल्दी प्रोसीड करेगा, फास्ट चलेगा। ये बात आप नोट करें, ठीक है जी। अच्छा, बेसिकली एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो करते हैं। यहाँ पर एक मिसाल दिया हुआ है कि एक द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ ग्लूकोज मालिक्यूल इनिशियली रिक्वायर एनर्जी ऑफ 2 ATP मालिक्यूल्स, ठीक है। मतलब कि ग्लूकोज का मालिक्यूल है उसको तोड़ने के लिए इनिशियल कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 2 ATP। ATP जो है ना एनर्जी का एक फॉर्म है, ये आप नोट करते जाएं। सो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं मेन पॉइंट्स की तरफ। सो हमारे पास इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। सो मैंने आपको बात बताई कि बेसिकली ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एंजाइम हमारे पास क्या है, फैसिलिटेटर्स हैं, ठीक है, सहूलतकारी करते हैं केमिकल रिएक्शंस को होने में, ठीक है, उसको स्पीड अप करते हैं। सो बेसिकली ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या हैं, स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो मोस्टली किस मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। अगर हम एंजाइम को देखें तो इस टर्म को, इसमें जो एन है इसका मतलब होता है इनसाइड, जाइम का मतलब क्या होता है, यीस्ट, क्योंकि एंजाइम सबसे पहले यीस्ट में डिस्कवर होता है, डेट्स वाई इसका नाम एंजाइम है, ठीक है। ये जो नेम है एंजाइम, ठीक है, ये कॉइन किया गया था क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी साइंसदानों ने, जब यीस्ट को मतलब कि फ्रूट शेप में डाला तो वो किस में तब्दील हो गई, अल्कोहल में, और एंजाइम का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। सो एंजाइम का जो मेन कॉन्सेप्ट वो क्या है, बेसिकली एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, मतलब केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो जो फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैसे फैसिलिटेट करते हैं, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की कम करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं और रिएक्शन फास्ट तेज़ होते हैं। So basically, the action of enzyme allows biological reaction to proceed rapidly at relatively low temperature and pressure tolerable by living organisms। मतलब कि ये हमारे पास जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसको बगैर तब्दील किए ये रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं। अब यहाँ से MCQs जो ना आ सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की खूबियाँ। बेसिकली एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट हैं, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, और ये बने होते हैं किनसे, प्रोटीन से, ठीक है। और याद रखें ये जो है ना 3 डायमेंशनली फोल्ड
चेन्स में होते हैं अमीनो एसिड्स की विथ अ स्पेसिफिक शेप। इनकी जो है ना स्पेसिफिक शेप होती है, क्योंकि ये प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से, ठीक है। सो दैट्स वाई एंजाइम्स जो है ना 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं। अमीनो एसिड्स में उसकी अपनी स्पेसिफिक शेप होती है। ये जो शेप डिटरमाइन की जाती है एंजाइम्स की वो डिपेंड करती है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पर, ठीक है, जो कि एक दूसरे से मिले होते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंजाइम क्या करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को। कैसे? बाय ब्रिंगिंग रिएक्टेंट्स टुगेदर, रिएक्टेंट्स को आपस में साथ लाता है एंड रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जो कि रुकावट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। When an enzyme starts a chemical reaction, catalyzes the reaction। जब कोई एंजाइम स्टार्ट करता है केमिकल रिएक्शन तो वो क्या करता है, कैटेलाइज करता है रिएक्शन को, ठीक है, सिर्फ कैटेलाइज करता है। मतलब एंजाइम खुद यूटिलाइज नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इवन अ सिंगल और लिटिल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन स्टार्ट अ रिएक्शन एंड कैटेलाइज फास्टली, ठीक है। ये खुद मतलब कि इस्तेमाल यूटिलाइज नहीं होता। मैंने आपको फिगर में भी बताया था कि ये वैसे प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, एंजाइम वैसे का वैसे रहता है। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, सो बेसिकली उसकी नेचर या प्रॉपर्टीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंजाइम का। उसके बाद रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम के जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। आपको बताया दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने काम में, ठीक है। एंजाइम्स, एक सिंगल एंजाइम कैटेलाइज करेगा सिर्फ एक सिंगल केमिकल रिएक्शन को, या जो है ना ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस को, जो कि उस रिएक्शन से मुंसलिक होगा। सो वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट अटैचेस विद एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ये याद रखें, ठीक है। एक छोटा सा पोर्शन, हिस्सा एंजाइम का, जहाँ पर सबस्ट्रेट, ठीक है, जो रिएक्टेंट है, आपको बताया फिगर में भी, अटैच होता है एंजाइम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज कम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। मतलब कि कम्प्लीमेंट्री, एक जैसी होगी एक्टिव साइट की जो सबस्ट्रेट होगा उसके मुताबिक, ठीक है, फिर वो उस पर बैठ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये जो एंजाइम है ये सेंसिटिव है, हसास है, ठीक है। इवन के जो है ना माइनर चेंज आ जाए अगर पीएच में, टेम्परेचर में या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में, सो एंजाइम ये डीनेचर भी हो सकते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। उसके बाद सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। कुछ एंजाइम्स को क्या ज़रूरत होती है, कोफैक्टर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। कोफैक्टर क्या होता है, ये डेफिनेशन देखें, इंपॉर्टेंट है। ए कोफैक्टर इज़ अ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होता है, मतलब प्रोटीन नहीं होता, जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ठीक है। Zn+2 Mg+2 Mn+2 Fe+2 Cu+2 K+1 एंड Na+1। और उसके अलावा द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ऑर्गेनिक ये जो है ना सारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स थे, बाकी ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी हैं, जिस तरह NADP, NAD एंड FAD आर यूज्ड इन एंजाइम्स एज कोफैक्टर्स। इनको कोफैक्टर्स के तौर पर जो है ना यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर और कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इसको भी नोट करें डिटेल से। कोफैक्टर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू, कोफैक्टर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं प्रोस्थेटिक के रूप में, ठीक है। इफ़ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम। अगर ऑर्गेनिक जो कोफैक्टर है वो टाइटली बाउंड एंजाइम के साथ, सो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर जो है ना टाइटली बाउंड नहीं है, ठीक है, कोफैक्टर एंजाइम के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, को एंजाइम्स, ठीक है। मतलब कोफैक्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम। मैनी एंजाइम्स वर्क इन। अच्छा जी, तो हम कहाँ पर थे, अच्छा यहाँ पर थे। बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं ना, ठीक है, वो वर्क करते हैं एक सीक्वेंस मैनर में, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। सो इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको हम इनहांस कर सकते हैं बाय एक्टिवेटर, ठीक है। मतलब अगर बहुत जल्दी में रिएक्शन को स्पीड अप कराना है हमें, सो एक्टिवेटर की ज़रूरत पड़ती है एंजाइम को भी। और एंजाइम की एक्टिविटी को हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो वो जो डिक्रीज़ करें उसको हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इनहिबिटर क्या होता है, एन एंजाइम इनहिबिटर इज़ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल होता है जो कि बाइंड करता है एंजाइम के साथ
और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। सो दिस एक्टिविटी कैन किल अ पैथोजन एज वेल, किसी भी पैथोजन को किल कर सकता है। बाकी ये जो हमारे पास है टॉपिक यूजेस ऑफ एंजाइम्स, यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आ सकते, ठीक है, फिर भी आप खुद पढ़ लें, बहुत इजी लिखा हुआ है, आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप खुद पढ़ लें। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी। सो 3 फैक्टर हैं, एक तो हमारे पास है, ये लिखा हुआ है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दूसरा है पीएच। सो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, एक तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, दूसरा पीएच हो गया, और उसके अलावा हमारे पास हो गया टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। बेसिकली एंजाइम को प्रॉपरली उसकी एक्टिविटी को वर्क करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच की और टेम्परेचर की, तब एंजाइम ज़्यादा इफेक्टिवली क्या करता है, काम करता है, ठीक है जी। सो आइए इसको वन बाय वन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब ये आपको एक हमारे ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है, ये क्या है, ऊपर जो जा रहा है वाई एक्सिस में रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक हद तक, ठीक है, इसी पॉइंट तक। सो इस पॉइंट पर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, मतलब कि इसके बाद जितना हम सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे उसका रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन रेट, रिएक्शन के रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या है, जो है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑप्टिमम चाहिए। सो ये आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट सम पॉइंट, ठीक है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी पर। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है, टेम्परेचर, लेकिन एक ऑप्टिमम रेंज पर हर एंजाइम जो है ना स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया ना तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, याद रखें, उसकी नेचर ही क्या हो जाएगी, डी नेचर में तब्दील हो जाएगी। अब ये जो ग्राफ है इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वाई एक्सिस पर, ये क्या है, टेम्परेचर की रेंज है, ठीक है। अब देखें जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ रहा है सो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन का नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखें 40, 50, फिर 60, एंजाइम क्या हो रहा है, डी नेचर हो रहा है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे आ रहा है ग्राफ। सो देखें इस तरह काम करता है, इफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी पर टेम्परेचर का। अच्छा जी, तीसरा हमारा है पीएच, ठीक है। सो पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो एंजाइम्स है वेरी सेंसिटिव हैं पीएच से भी, क्योंकि इनकी प्रोटीन नेचर होती है, ठीक है। हर एंजाइम अपने जो है ना प्रॉपर ऑप्टिमम पीएच पर काम करता है, ठीक है। जिस तरह अगर देखें पेप्सिन जो हमारे पास एंजाइम है वो वर्क करता है लो पीएच पर, ठीक है, क्योंकि ये हाईली एसिडिक है, जबकि ट्राइप्सिन वर्क करता है हाई पीएच पर, क्योंकि ये बेसिक है। मोस्ट एंजाइम जो है ना वो वर्क करते हैं न्यूट्रल पीएच 7.4 तक, ठीक है। अगर हम जो है ना ज़्यादा कर देंगे तो पीएच, तो वो मतलब कि डी नेचर भी कर सकता है एंजाइम को, ठीक है। जिस तरह ये ग्राफ देखें आप, यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग पीएच इंक्रीज़ हो रही है। सो देखें जैसे पीएच बढ़ रही है रिएक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्टिमम पीएच तक। अगर उसके मतलब ऑप्टिमम पीएच से हम एक्सीड करेंगे सो वो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। सो इसी तरह मतलब कि क्या करता है, फिर एंजाइम डी नेचर हो जाता है अगर ऑप्टिमम पीएच को क्रॉस करे। अच्छा जी, अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका हमारे पास जो नाम है वो क्या है, वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। किस तरह ये मैकेनिज़्म सारा प्रोसेस है, ये इसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये आपके पास है एंजाइम, ये ब्लैक में क्या है, एंजाइम है, ठीक है, और ये जो क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, क्या है, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट जो एंजाइम के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा।
अब देखें सबस्ट्रेट और जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ठीक है, एक्टिव साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट ये अटैच होगा उसको बोलते हैं एंजाइम की। सो सबस्ट्रेट जो अटैच होगा एक्टिव साइट, उसकी शेप और सबस्ट्रेट की क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक जैसी है। सो यहाँ पर देखें ये जो सबस्ट्रेट है ये बाइंड कर गया, सो इसको अब हम क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। फिर ये सबस्ट्रेट तब्दील होगा किसमें, प्रोडक्ट में, सो इसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर आखिर में क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं और एंजाइम सेम शक्ल में मिलता है। सो इसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है जी। अभी हम दो मॉडल पढ़ेंगे एक्शन ऑफ एंजाइम पर। पहला जो हमारे पास है वो है लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। बेसिकली लॉक एंड की मॉडल, ये जो थ्योरी थी ये दी थी एमिल फिशर ने 1894 में, ठीक है। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी मतलब कि स्पेसिफिक एंजाइम उस पर काम करने के लिए, ठीक है जी। सो बेसिकली लॉक एंड की मॉडल, जिस तरह जो ताला होता है उसके लिए ख़ास चाबी है वही लगती है, इसी तरह ये एंजाइम काम करता है लॉक एंड की मॉडल पर। ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है, ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, सबस्ट्रेट है, इस पर अटैच हो गया। सो ये क्या बन गया हमारे पास, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। सो यहाँ पर इस थ्योरी का मतलब क्या है, द लॉक एंड की मॉडल टू डेमोस्ट्रेट हाउ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट फिट टुगेदर, किस तरह ये फिट होते हैं आपस में, इसको ज़ाहिर करता है। ईच एंजाइम फिट्स स्पेसिफिकली टू अ सर्टेन सबस्ट्रेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइपेज जो एंजाइम है वो फिट होगा लिपिड्स के साथ, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करेगा। सो ये देखें इस तरह होता है। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट पोजेज स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक शेप्स, बिल्कुल एक जैसी कॉम्प्लीमेंट्री जियोमेट्रिक शेप्स होती हैं एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की, दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, ठीक है, लाइक अ की इनटू अ लॉक, जिस तरह चाबी एक ताले में जाती है। ओनली द करेक्ट साइज एंड शेप ऑफ द सबस्ट्रेट द की, सबस्ट्रेट क्या होता है, की का काम करता है और लॉक का काम एंजाइम करता है, ठीक है। सो ये इसी तरह ही है। However, it does not explain the stabilization of the transition state that enzyme achieve. Transition state की जो है वो ये थ्योरी डिफाइन नहीं करती, ठीक है। That's why एक और थ्योरी आ गई, induced fit model। क्या आ गई, induced fit model। So induced fit model, the induced fit model suggested by Daniel कोचलैंड, ठीक है, कब दी थी, 1958 में। इट एक्सप्लेन्स दैट जो एक्टिव साइट है वो कंटिन्यूसली चेंज करती है अपनी शेप जब तक जो सबस्ट्रेट है बाइंड होता है, ठीक है। मतलब कि ये कंटिन्यूसली जो है ना एंजाइम एक्टिव साइट अपनी चेंज करता रहता है तब तक जब तक सबस्ट्रेट अटैच ना हुए। इट आल्सो सेज दैट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल, एक्टिव साइट जो एंजाइम की है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लॉक एंड की थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन इट, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। यह एंजाइम है आपके पास, ठीक है, अपनी शेप तब्दील कर रहा है। ये जो है ना आपके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। फिर ये सबस्ट्रेट अटैच हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर प्रोडक्ट बन गए और एंजाइम अलग हो गया। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी देयर आर मोर देन 100 नॉन एंजाइम्स एंड ऑल वर्क विद देयर ओन सबस्ट्रेट्स। एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, देयरफॉर अ पर्टिकुलर एंजाइम कैन ओनली बाइंड टू इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड ऑल ड्यू टू एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में किरदार अदा करती है। एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पोजेस सम ज्योमेट्रिक शेप एंड इज द enzymes are made up of proteins and proteins contain different type of amino acids which carry different, ये आपको सारी चीज़ें बताई हुई है पहले से ही, ठीक है जी। एंजाइम की कितनी कैटेगरीज हैं, दो हैं, ठीक है। एक होती है इंट्रा सेल्यूलर, एक होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम जो है ना सेल के अंदर काम करते हैं, जिस तरह एटीपेज, साइटोक्रोम, सी रिडक्टेज। और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम से वर्क करते हैं आउटसाइड सेल, जिस तरह पेप्सिन है, लाइपेज है। प्रोटीजेज आर द एंजाइम्स व्हिच कैटालाइज द प्रोटीन्स, ठीक है, ओनली। एंड लाइपेज जो है ना लिपिड्स को कैटालाइज करते हैं। इट मीन्स द एंजाइम्स आर बॉन्ड स्पेसिफिक, ठीक है। सो लाइपेज कैन एक्ट एज एन अस्टर बॉन्ड इन लिपिड्स फैट सब्सटेंसेस। ये आपके पास समरी है, ठीक है, इसको आप देख लें। समरी को आप देख लें, नोट करें। मैं बहुत थक गया हूँ लेक्चर बनाता, तबीयत मेरी सही नहीं है। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये एमसीक्यूज़ खुद हल करें, ठीक है। इसके आंसर्स कमेंट कर दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। ठीक है, बस यही एमसीक्यूज़ आपको हल करने हैं।
बस काफ़ी है, इनफ है। तबीयत मेरी डाउन है, दुआ करें बस ठीक हो जाए तो और भी लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू।